समाजवादी पार्टी ने 2 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इसमें संजय चौहान को चंदौली से टिकट दिया गया है। वहीं शालिनी यादव, जो आज ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं, उन्हें बनारस से उम्मीदवार बनाया गया है। शालिनी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में गठबंधन की तरफ से ताल ठोकेंगी। लेकिन एक बात है कि यह कहा जा रहा था कि कोई साझा उम्मीदवार गठबंधन और कांग्रेस का उतारा जा सकता है। ऐसे तमाम कयासों पर विराम लग गया है। एक बात और, प्रियंका गांधी भी लगातार ये बताती रही हैं कि उनका मन है चुनाव लड़ने का, लेकिन राहुल गांधी अंतिम फैसला देंगे तो चुनाव मैदान में उतरेंगी। और गठबंधन ने गांधी परिवार की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, जिसमें अमेठी और रायबरेली है। अब शालिनी यादव यहां से उतार दी गई हैं। अभी तक कांग्रेस ने घोषित नहीं किया है कौन वहां से चुनाव लड़ेगा। संदीप गोसाई हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, आज ही शालिनी यादव ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा और आज ही प्रत्याशी भी बना दी गई हैं, लेकिन जो तमाम कयास लग रहे थे साझा उम्मीदवार के, उन पर विराम लग गया। कोशिश तो मृदुल की जा रही थी और काफी लंबे समय से इस कोशिश में गठबंधन थी। खासतौर पे अखिलेश यादव चाहते थे कि यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़े, और अगर प्रियंका गांधी का ऐलान हो चुका होता तो शायद गठबंधन यहाँ से अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन की तरफ से मायावती को एतराज था, और बीच में जो मायावती के कई जगह बयान भी सामने आए थे, खासतौर पे कांग्रेस पर उन्होंने हमला भी किया था। तो अब स्थिति थोड़ी साफ हुई है, थोड़े बादल जरूर हटे हैं। कांग्रेस पर नजरें हैं सभी की कि क्या वाकई में प्रियंका गांधी बनारस सीट चुनती हैं, और अगर बनारस सीट चुनती हैं तो फिर पूरे देश की नजरें बनारस सीट पर होंगी। ये मोदी पिछली बार यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीते थे, और इस बार भी वो उसको और बढ़ाने की तैयारी में कर रहे हैं। बीजेपी ने पूरी ताकत यहाँ पर रोड शो के लिए झोंक दी है। 25 को रोड शो है, 26 को नामांकन है, और उसके बाद 27 और 28 को जो नॉमिनेशन है वो नहीं होंगे, शनिवार और रविवार को। उसके बाद सीधे 29 को नॉमिनेशन होंगे। तो नामांकन के लिए बहुत कम समय है, यानी आज का समय निकल चुका है। 23 और 24, 25, 26 ये 4 दिन है, और एक लास्ट दिन 29 तारीख को है। अब नजरें सभी की कांग्रेस पर है कि क्या जो पिछली बार यहाँ से जिन्होंने अजय राय, जिन्होंने कांग्रेस की टिकट पर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, क्या उनको टिकट दिया जाएगा, या फिर कोई दूसरा चेहरा होगा, या फिर प्रियंका गांधी होंगी। कयास यही लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं इसी उम्मीद में है कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, और पूरे पूर्वांचल की जो 26 सीटें हैं उसमें नए उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं को जोश भरने के लिए प्रियंका गांधी अगर मैदान में उतरती हैं तो नया उत्साह कांग्रेस में जरूर आएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछले 1991 से 20 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, 20-25 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, 25-30 साल से भी ज्यादा, जब कांग्रेस का पूरा ग्राफ पूर्वांचल में बढ़ा है। और केवल पूर्वांचल की जो 26 सीटें हैं वो एकमात्र सीट रायबरेली की है जो कांग्रेस के खाते में आई थी। आप देखिए कि क्या स्थिति है इस समय कांग्रेस की पूरे पूर्वांचल में। बिल्कुल, अभी तस्वीर साफ 2009 की तस्वीर भी संदीप थोड़ी याद आती है मुझे, जहां कांग्रेस को पूर्वांचल से अच्छी खासी सीटें मिली थी। लेकिन इस वक्त चुनौती यही है कि बनारस से प्रियंका गांधी क्या उम्मीदवार होंगी, ये सबके मन में सवाल है। इस बीच मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं, जो सियासी मिजाज है बनारस का, शालिनी यादव को उम्मीदवार गठबंधन ने साझा उम्मीदवार अपना बनाया है, बीएसपी ने और समाजवादी पार्टी ने, क्या रणनीति रही होगी? महिला को उतारा गया है प्रधानमंत्री के सामने। देखिए मृदुल, कोशिश तो की है महिलाओं को टिकट देकर एक आधी आबादी के वोट को साधने के लिए, लेकिन जो गठबंधन का उम्मीदवार इतना मजबूत नहीं है कि वो मुकाबले को त्रिकोणीय बना सके, या आमने सामने जो मुकाबला है वो हो सके। बढ़त बिल्कुल निश्चित तौर पर पूर्वांचल में कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें आम वोटर है वो साफ कह रहा है कि इस सीट पर ये उम्मीदवार जीतेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी के उम्मीदवार हो, वोटर हो, कार्यकर्ता हो, वो सीधे सीधे उन सीटों को एक तरीके से अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं। शालिनी यादव कितना टक्कर दे पाती हैं, समय भी कम है उनके पास, क्योंकि बीजेपी ने सबसे पहले जिस सीट पर ऐलान किया था वो वाराणसी सीट थी। जब जेपी नड्डा ने ऐलान किया था सीटों का, तो सबसे पहले वाराणसी का नाम लिया था कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा वाराणसी सीट से लड़ेंगे। और आते आते आप देखिए कि करीब 20 दिन के बाद इस सीट पर गठबंधन ने अपने प्रत्याशी घोषित किया है शालिनी यादव को। कितना वो टक्कर दे पाती हैं, कांग्रेस के वोट को कितना वो अपने पाले में खींच पाती है, तो ये देखना होगा। नॉमिनेशन वो किस दिन करेंगी, उनके समर्थन में किस तरीके का जनसैलाब उमड़ेगा, कांग्रेस का कौन सा प्रत्याशी होगा, ये समीकरण आने वाले 1-2 दिन में साफ हो जाएंगे। संदीप, स्थानीय स्तर पर जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है
उसको लेकर भी ये खबर आई थी बीच में कि प्रियंका गांधी इसलिए वहां से मैदान में नहीं उतर रही हैं क्योंकि इंटरनल सर्वे में यह पता चला है कि स्थिति ठीक नहीं है। जमीन पर कार्यकर्ता क्या कह रहा है, गठबंधन का हो या कांग्रेस का हो? देखिए मृदुल, ये जो सवाल आपके मन में है ये बिल्कुल यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं या यहाँ के जो आम लोग हैं उनके मन में भी है, और पूरी जो मीडिया उनके मन में भी कि आखिर ऐसा क्या संदीप, आपको मैं रोकना चाहूंगा। इस समय महेंद्र नाथ पांडे हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के अध्यक्ष है। महेंद्र नाथ पांडे साहब, समाजवादी पार्टी ने शालिनी यादव को उम्मीदवार बनाया, आज ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुई हैं, उस पर भी मैं कमेंट चाहता हूं, लेकिन एक सवाल और जोड़ देता हूं। गठबंधन साझा उम्मीदवार उतारना चाहता था बनारस में, लेकिन कांग्रेस ने लेट लतीफी कर दी, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिया। महेंद्र नाथ पांडे समाजवादी पार्टी जी कहिए। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस किसे कैंडिडेट उतारती है उसका आंतरिक विषय है, लेकिन मुख्य विषय है कि मोदी जी की करिश्माई व्यक्तित्व, उनकी जन स्वीकार्यता के आगे ये पार्टियां आज हतप्रभ परिस्थिति में है कि अपने पार्टी के पॉलिटिकल डिसीजन, कैंडिडेटर के निर्णय भी ठीक से नहीं कर पा रही हैं, और फिर भी उन्होंने जिसे भी कैंडिडेट उतारा है ये उनका विषय है और नहीं करना है। वाराणसी की जनता नरेंद्र मोदी से अपने को इतना एकाकार कर चुकी है कि कितने अधिक मतों से नरेंद्र मोदी जीते इसकी बूथवार, मोहल्लेवार, गांववार प्रतिस्पर्धा चल रही है। जी महेंद्र नाथ पांडे साहब, आपको जो आपकी बातें उससे ये लग रहा है कि कोई चुनौती नजर नहीं आती है गठबंधन के उम्मीदवार खड़े होने में? हाँ, ये बात विपक्ष को भी मालूम है, और नरेंद्र मोदी जी ही आज पूरे देश में, काशी में तो लड़े रहे हैं, हर लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी का विराट व्यक्तित्व, उनका कर्म, देश के प्रति उनका समर्पण, भारत के को एक मजबूत सरकार देने का उनका कर्म, ये हर लोकसभा में चुनाव लड़ रहा है। जी महेंद्र नाथ पांडे जी, एक और सवाल है। प्रियंका गांधी कई मंचों से कहती रही हैं कि उनका मन है चुनाव लड़ने का। अगर प्रियंका गांधी यहां से कांग्रेस की तरफ से आती हैं तो कोई चुनौती होगी, लगता है आपको? कहीं कोई चुनौती नहीं होगी। प्रियंका जी जब से राजनीति में एज ए पार्टी जनरल सेक्रेटरी उतरी है, चर्चा में बनी हुई है बस, और चर्चा में ही बनी रहेंगी। कोई ठोस जमीनी तस्वीर वो नहीं खड़ी कर पाएंगी, खास करके उत्तर प्रदेश में। एक और सवाल है सर, पूर्वांचल को लेकर। पूर्वांचल में जिस तरह की स्थिति बनी थी आपकी 2014 में, काफी ज्यादा आपको बहुमत वहां से मिला था, और ये कहा जाता है जिसने पूर्वांचल जीता उसने यूपी को भी जीत लिया। तो इस बार आप इसलिए खास मानते हैं बनारस को क्योंकि निषाद पार्टी से गोरखपुर में गठबंधन हुआ है, जौनपुर भदोही? इस बार भी पूर्वांचल वही रिकॉर्ड दोहराएगा। यहाँ तक कि पूर्वांचल की एक सीट आजमगढ़ जो पिछली बार हम नहीं जीत पाए थे, हाँ, वह भी हम जीत के दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया महेंद्र नाथ पांडे साहब हमसे बात करने के लिए। महेंद्र नाथ पांडे हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है कि कोई चुनौती नहीं है, गठबंधन ने शालिनी यादव को मैदान में उतारा है, महिला है, आज ही समाजवादी पार्टी में शामिल हुई है, लेकिन कोई चुनौती नहीं है, ये उन्होंने कहा। और कहा कि ये विपक्ष भी जानता है कि प्रधानमंत्री के सामने कोई भी उम्मीदवार आ जाए, कोई बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए नहीं है। प्रियंका गांधी अगर मैदान में उतरती हैं तो भी महेंद्र नाथ पांडे ने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से यह कहा है कि कोई चुनौती नहीं है, प्रियंका गांधी या फिर कोई भी यहां से मैदान में उतरे। और एक बार फिर उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में जो कामयाबी बीजेपी को 2014 में मिली थी, एक बार फिर वही कामयाबी दोहराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से इस बार मैदान में है। पूर्वांचल में एक सीट रह गई थी पिछले साल, लेकिन इस बार आजमगढ़ भी जीतेंगे। 2014 में आजमगढ़ नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस बार जीतने का दावा महेंद्र नाथ पांडे ने किया। तो गठबंधन की जो रणनीति है बनारस में, उसको लेकर बीजेपी में कोई चिंता नहीं है। नावेद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नावेद सिद्दीकी जी, महेंद्र नाथ पांडे
हमारे साथ जुड़े थे और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से उन्होंने कहा है कि शालिनी यादव को मैदान में उतारना कोई बड़ी चुनौती नहीं है। किस रणनीति के लिहाज से आपने मैदान में उतारा? देखिए, ये यानी कि लोकतंत्र में अपमान कर रहे हैं लोगों का कि बड़ी चुनौती, और महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग जो ये कहते हैं कि हम हर महिला का सम्मान करते हैं, उसके बाद इस तरह का बयान देना कि बड़ी चुनौती नहीं है, यानी कि एक महिला को, एक नारी शक्ति को इस तरह कमजोर समझ रहे हैं। तो ये नारी शक्ति का अपमान, महिलाओं का अपमान, और कोई कमजोर नहीं होता। लोग ये देखते हैं कि लोकतंत्र में हमसे वादा जो जिसने किया था उसने हमारा क्या काम किया, उसने हमारा कुछ ख्याल रखा है कि नहीं, और अगर नहीं रखा है तो जनता उसके खिलाफ जो है वो ईवीएम मशीन के ऊपर अपना गुस्सा निकालती है। तो कोई भी कमजोर नहीं होता। आपके सामने उदाहरण मैं दे देता हूँ, 2 एग्जाम्पल हैं। फूलपुर और गोरखपुर, वहां पर हमने जिस कैंडिडेट को उतारा था उनकी भी शोहरत इतनी नहीं थी, शोहरत कम थी, लेकिन यह है कि उन्होंने कुछ काम किया था, मेहनत की थी। लेकिन वो बंदा जब शख्स उतरा तो लोगों का गुस्सा जो था वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर टूट पड़ा। तो मुख्यमंत्री जी की जो सीट थी, जो एक जमाने से वो जीतते चले आ रहे थे, उनके मुख्यमंत्री रहते हमने उनसे वो कुर्सी उनकी छीनी। तो ये महेंद्र नाथ पांडे जी को ये सोचना चाहिए कि जब मुख्यमंत्री की सीट छीनी जा सकती है, उप मुख्यमंत्री की सीट छीनी जा सकती है, तो प्रधानमंत्री की कुर्सी। इसका जवाब देने के लिए नावेद सिद्दीकी साहब, मनीष शुक्ला साहब हमारे साथ आ गए हैं। मनीष शुक्ला जी, शालिनी यादव को मैदान में उतारा है प्रधानमंत्री को चुनौती देने के लिए, क्या लगता है आपको? नावेद सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि कमजोर मत आके। देखिए, देश का कानून, संविधान और लोकतंत्र इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ सकता है। समाजवादी पार्टी, महागठबंधन या कांग्रेस किसको लड़ाती है, ये उनका तभी मामला है। रही बात मोदी जी के सामने, तो मोदी जी का गठबंधन देश की जनता से हो चुका है, वाराणसी की जनता से हो चुका है, और अब शालिनी यादव जी नहीं, कोई भी चुनाव लड़ेगा वो मोदी जी के सामने नहीं टिक सकता, इसलिए कि जनता मोदी जी के साथ है। मोदी जी के जो विकास के काम है उसके साथ है, जो शौर्य के काम है उसके साथ है। तो चुनाव लड़ना एक फॉर्मेलिटी इन लोगों की, इन्होंने अपना उतारा है, स्वागत है। और लोकतंत्र में सभी नावेद सिद्दीकी साहब, सर मनीष शुक्ला साहब कह रहे हैं कि फॉर्मेलिटी है ये, लेकिन मैं एक चीज और आपसे सवाल में जोड़ देता हूं कि गठबंधन के साझा उम्मीदवार की बातें चल रही थी, कांग्रेस कह रही है प्रियंका गांधी को मैदान में उतारेंगी। क्या हम ये समझे कि अब कांग्रेस से कोई बातचीत नहीं हो रही है या प्रियंका गांधी नहीं उतरेंगी, इसलिए आपने उम्मीदवार घोषित किया? हेलो जी जी कहिए। देखिए, कांग्रेस किसको उतारती है, किसको नहीं उतारती, लोकतंत्र में हम सारी सीटों पे लड़ रहे हैं। 80 सीटों पे हमारा गठबंधन लड़ रहा है, 2 सीट हमने छोड़ी है खाली। लेकिन आप ये देख लीजिए कि लगातार जिस तरह से ये लोग जो हैं कॉन्फिडेंस अपना दिखा रहे हैं कि हमें इतना कॉन्फिडेंस है, ये इनका अहंकार बोल रहा है। और इनका अहंकार ये है, हम इनसे एक सवाल ये कर लीजिए, ये मोदी जी कर रहे हैं, इनकी पार्टी के एक बड़े नेता, वरिष्ठ नेता, उन्होंने एक बयान में ये कह दिया कि देश का अगला प्रधानमंत्री जो है वो होगा अमित शाह। तो अब इसके ऊपर ये टिप्पणी करें कि अब इनके यहाँ तो सुर बदल गए, लोग मोदी जी को यानी कि लोग नहीं चाहते प्रधानमंत्री, अब नाम अमित शाह का लेने लगे। और एक साहब ने जो सांसद है राज्यसभा के, नावेद सिद्दीकी साहब, मनीष शुक्ला साहब का शायद हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वो हमारे साथ जुड़े हुए थे लेकिन उनका फोन कट गया। अगर वो रहते तो जरूर हम आपका सवाल उन तक पहुंचाते। हाल फिलहाल आपका भी बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मनीष शुक्ला साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े थे। संदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।